पिछले क्लास में मैंने आपको टेस्ट फॉर फैट्स बताया था और फिर विटामिन्स के बारे में बताया था कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद से मिनरल्स के बारे में बताया था, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, इनका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और डाउट ना हो तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा इन ग्रुप। अब हम लोग यहाँ डाइटरी फाइबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया हुआ था जिसमें मैंने आपको डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताया था कि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करते हैं अच्छे से होने में। ठीक है, तो देखिए हम लोग जितने फूड खाते हैं उस फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका अपना अलग अलग रोल होता है। कोई हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, कोई डिजीज़ से फाइट करने के लिए, कोई हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, कोई आइज़ को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, इन सभी का अलग अलग रोल था। लेकिन जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं इनका कुछ ऐसा रोल होता नहीं है। ये जो है इनका रोल होता है कि ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको एफिशिएंट बनाए, मतलब इसको सही तरीके से काम करने में हेल्प करें। ठीक है, और इनको रफेज भी बोलते हैं। रफेज मतलब इनका कोई बॉडी के ग्रोथ वगैरह में काम नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एफिशिएंट बनने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स में ग्रेन्स आ गए, सारे टाइप के ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये रफेज के मेन सोर्सेस हैं। ठीक है, क्या काम है इनका? रफेज जो है वो कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है रफेज को लेना कि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो बॉडी है अच्छे से फंक्शन कर सके। तो इनडायरेक्टली वो काम बॉडी को हेल्प करने में ही कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है डाइटरी फाइबर्स। वाटर जो है, वाटर का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है कि जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाए, उसमें हेल्प करता है। और ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल चला गया है, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, उसको यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, इस स्पेलिंग जो है वो SWEAT है, स्वेट। स्वेट मतलब पसीना, और यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको आउट ऑफ द बॉडी निकाल देता है। आउट ऑफ द मतलब शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर वैसे तो हमको अब इसका कैसे मिलता है? वैसे तो हम लोग दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, पीते भी हैं, हेल्दी होता है। लेकिन हमारा फूड भी तो वाटर कंटेन करता है। कैसे? आप कोई भी फूड लीजिए, जैसे टोमेटो ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, उसको जब आप कट करेंगे तो उसमें वाटर निकलेगा, इट मीन्स वो वाटर कंटेन करता है। तो हमारा फूड भी जो है वाटर कंटेन करता है, और हमारे बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो कहीं ना कहीं फूड से कंप्लीट हो जाता है। बट हम लोग जो पानी पीते हैं एडिशनली पीते हैं, ताकि हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना यूज़ करे, जितना नहीं चाहिए उतना एज ए वेस्ट मटेरियल निकाल दे। तो वाटर का हमारी बॉडी में यही रोल होता है कि सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर पाए, और दूसरा वो हेल्प करता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन और स्वेट के थ्रू निकाल दे आउट ऑफ द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है वही जो मैंने समझाया लेमन वाली, कि कैसे उसमें वाटर है भी या नहीं उसको टेस्ट करना है। तो इसमें क्या है, आप लोग लेमन लीजिएगा, उसको कट कीजिएगा, उसको थोड़ा स्क्वीज़ कीजिएगा, स्क्वीज मतलब उसको थोड़ा मरोड़िएगा, दबाइएगा, तो उसमें से पानी निकलेगा। ये तो आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बैलेंस्ड डाइट। डाइट वो भी बैलेंस्ड। ये क्या होता है? देखिए, आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग सुबह 6 बजे उठे, आपने क्या किया कि आपके घर के पास जो बर्गर स्टॉल है वहाँ पे गए, 2-4 बर्गर आपने खाया। उसके बाद से घर आए, आपने चाय पिया। चाय पीने के बाद से आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। चाय पीने के बाद से आप कुछ चॉकलेट वगैरह आपने खाया। तो आप तो खा तो रहे ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे हैं, खाना आपको नहीं मिल रहा, आप खा रहे हैं। सुबह बर्गर खाए, चाय पिए, फिर उसके बाद से आपने चॉकलेट वगैरह खाया, फिर
थोड़ी एडिशनल में बोनस के तौर पे आपने चिप्स वगैरह भी ले ली, तो आपने खाना कुछ तो खाया ना। लेकिन ये खाते हुए भी आपका बॉडी को भी हेल्दी रहेगा। ना खाने का टाइम है, ना सही तरीके का खाना खा रहे हैं, ना वैसा खाना खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो फिर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा नहीं। तो हमारे माइंड को अच्छे से काम करने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए हमारा जो डाइट होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, उसके बाद से वो सही मात्रा में होनी चाहिए, और फूड का सिलेक्शन सही होना चाहिए। अब टाइमिंग सही है, फूड ही गड़बड़ है, तो वो भी बैलेंस डाइट नहीं है। तो क्या होता है बैलेंस डाइट, अब इस बुक के थ्रू देखते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए राइट क्वांटिटी में फूड चाहिए, ना ही ज़्यादा, ना ही हद से ज़्यादा, ना ही कम। अब राइट क्वांटिटी ऑफ फूड जैसे चपाती, सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए। अब हद से ज़्यादा खा लिए तो वो भी नुकसानदायक है, खा ही नहीं रहे वो भी नुकसानदायक है। तो दोनों केस में अच्छी बात नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जो डाइट होता है वो गुड अमाउंट ऑफ रफेज कंटेन करना चाहिए और वाटर कंटेन करना चाहिए, ताकि हम लोग खाएं, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिले, और रफेज जो है उसको पचाने में काम करे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करे, और वाटर जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करे। ऐसे ही फूड को बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। क्या आप, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सारे एज के लोग सेम टाइप की डाइट लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ कुछ केस में सही नहीं होता है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट चार्ट है जो वो लोग लेते हैं, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके रूटीन के अकॉर्डिंग। जैसे जो यंग लोग होते हैं वो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, तो उनके रूटीन के अकॉर्डिंग उनका बैलेंस डाइट है जो उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। फिर जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनकी थोड़ी डाइट स्ट्रिक्ट होती है। तो ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई कि आप लोग एक वीक में क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, उसका एक चार्ट बनाना है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। अब बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि हमको बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हम लोग को रूटीन में चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो एकदम ज़्यादा ही बंध जाएगी, मैनेज्ड वे में हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए हमको थोड़ी सी अपनी हैबिट्स मेंटेन करनी होती है और कुछ नहीं। जैसे पल्सेस हो गए, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मैंने बताया था ना ऊपर स्प्राउटेड सीड, मूंग और चना के बारे में। फिर फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडलीज, फिर फ्लोर से कम्बिनेशन जैसे रोटी, ठेपला, सीरियल्स, और थेपला जो कि सीरियल्स और पल्सेस से बनता है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी मतलब गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए कोई कोई अगर बैलेंस डाइट खाना चाहे तो कम पैसे में, अफोर्डेबल प्राइस में, अपने रूटीन को ज़्यादा इधर से उधर किए वो खा सकता है। तो इसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम बैलेंस डाइट नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि मेरा रूटीन सही नहीं है, हमको यहाँ जाना है। ये सब बहाने हैं। बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने जैसे कि बताया कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही सही नहीं है। अब जैसे देखिए, राइट काइंड ऑफ फूड जो है न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर रहा है कि नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब खाना पकता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अगर हद से ज़्यादा पक गया तो वो उसमें से उड़ सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं। ठीक है। तो उसको इतना ही पकाना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा उसमें से गायब ना हो। ठीक है। ज़्यादा खाना को पकाना नहीं चाहिए, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट ना हो। क्योंकि खाना बनाते वक्त जब उनको हीट मिलता है तो न्यूट्रिएंट्स लॉस होने का खतरा रहता है। और इसीलिए हमको कुछ अपने फूड के साथ कुछ सैलड वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई न्यूट्रिएंट्स बाय द वे हमारे फूड से कुकिंग के दौरान अगर लॉस हो भी गया हो तो वो सैलड वगैरह जो कि कुक नहीं होता है, जो कि रॉ होता है, तो वो मेंटेन कर देगा और हमारी बॉडी के में न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करेगा। तो इसीलिए खाते समय कुछ रॉ भी खाना चाहिए जो पका हुआ ना हो। जैसे टमाटर ले सकते हैं आप लोग, कुछ साग वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो कुछ रॉ भी खाना चाहिए,
हर चीज़ पका हुआ खाएंगे तो मे भी उसमें के कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए हैं। अब कुछ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो धोए जाते हैं पकाने के दौरान, मैंने बता दिया कि लॉस होते हैं। लॉस होने के और भी रीजंस है, जैसे बहुत धोए जाते हैं तो बहुत धोने के दौरान भी उसके न्यूट्रिएंट लॉस हो सकते हैं। पीलिंग के दौरान मतलब छीलने के दौरान, जैसे आलू जो होता है उसको इतना गहराई से ना छील दें कि सारा उसका न्यूट्रिएंट्स निकल जाए, छीला जाएगा लेकिन थोड़ा हल्के हल्के से, ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स बचा रहे और हमारे बॉडी को मिल पाए। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो न्यूट्रिएंट वाले फूड है उसको हम खा रहे हैं और कुक करके उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स हम लॉस कर चुके हैं, तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, अपने फूड को न्यूट्रिएंट्स लॉस करने देते हैं, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे देखिए, राइस जो बनता है उसको धोया जाता है। अब उसको इतना ज़्यादा धो दीजिए कि सारे उसमें के न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाए। अब उस राइस को अब राइस को पका करके खा लीजिए तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हमने समझिए कि रफेज खाया, कुछ नहीं, हमको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिला। तो राइस को उतना ही धोना चाहिए जिससे वो साफ़ हो जाए। अब बात तो समझ ही सकते हैं आप लोग। देखिए, खाना जब पकता है तो टेस्टी हो जाता है, ये बात तो फैक्ट है। खाना जब पकता है तो टेस्टी हो जाता है, लेकिन उसमें खाने के न्यूट्रिएंट लॉस होने का खतरा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसीलिए इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी तो आसानी से लॉस्ट हो जाता है अगर हीट किया जाए तो। इसीलिए कुछ रॉ फूड भी, रॉ वेजिटेबल्स वगैरह भी, फ्रूट्स वगैरह हमारे डाइट में होना चाहिए कि विटामिन सी अगर लॉस हो भी गया हो तो जो रॉ वाला है वो मेंटेन कर दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बेवकूफ़ी भरा कारनामा है। मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ना ज़्यादा फैट ले लें कि आपका हाल कुछ ऐसा हो जाए। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, फैट रिच फूड, जैसे कि समोसा जिसमें बहुत सारा फैट होता है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, इसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं। तो एनर्जी तो देंगे लेकिन साथ में आपकी बॉडी में स्टोर होंगे, आपका बॉडी का कंडीशन ख़राब कर देंगे और एट द एंड ओबेसिटी को रिजल्ट देंगे। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच के ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए तो हम सिर्फ वही न्यूट्रिएंट्स लेंगे, इतना ले लेंगे कि हमारी बॉडी पूरी उसको इतना अच्छा से मिल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है। हद से ज़्यादा अगर ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? ओबेसिटी मतलब मोटापा। यहाँ तो ज़्यादा का बात हो गई। अब डेफिशिएंसी मतलब ज़्यादा नहीं लेना है तो कम भी नहीं लेना है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। कमी की वजह से बीमारियाँ कैसे होती हैं इसको देखते हैं। कहाँ गया यार? हाँ, अब हद से ज़्यादा तो नहीं लेना है लेकिन कम भी नहीं लेना है। उसकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती है। डिफिशियंसी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से कुछ डिफिशियंसी डिजीज़ हमको झेलना पड़ सकता है। अगर कोई इंसान अपने फूड में प्रोटीन इंक्लूड नहीं कर रहा है बहुत दिनों तक, तो उसको क्या क्या हो सकता है? उसका फेस स्वेल हो सकता है, मतलब सूज सकता है। उसके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। स्किन डिजीजेस हो सकती है जिससे रैशेस होने लगेंगे स्किन पे। डायरिया हो सकता है अगर अपने फूड में वो प्रोटीन इंक्लूड बहुत दिनों से नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अगर उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी बहुत दिनों से है तो वो इंसान बहुत ही पतला हो सकता है, इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो यहाँ तक कि चल भी ना पाए। अगर किसी इंसान के फूड में विटामिन की कमी है तो उसको कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि दिमाग का सही से काम ना करना, चिड़चिड़ापन, इस सब टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ कमी के प्रॉब्लम के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इतना कुछ खा लें कि फिर प्रॉब्लम ऐसी हो जाए, ये केस हो जाए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि कुछ डिजीज़ेज़ और डिसऑर्डर डिफिशियंसी के कारण होते हैं, वो है बीटा। अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है इसको मैं समझा देता हूँ। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न। अगर आपने अपने फूड में विटामिन ए बहुत दिनों से अगर इंक्लूड नहीं किया है, आपने बहुत दिनों से विटामिन ए नहीं लिया है, तो लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। लॉस ऑफ विज़न मतलब पुअर विज़न, मतलब धुंधला दिखना, अंधेरे में बिल्कुल ना दिखना, इन द सेंस कि अगर आप छत पे जाएंगे तो आपको स्टार्स भी नहीं दिखेंगे, कभी कभी तो पूरी तरह से दिखना बंद हो जाना, विटामिन ए की कमी से हो सकता है। फिर विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी में क्या होता है? आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, आपको काम करने के लिए बिल्कुल एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहती है। फिर विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी में आपके गम्स में से खून निकलता है, जो आपको घाव होंगे जल्दी ठीक नहीं होंगे। जैसे हम लोग को कोई घाव हो जाए तो 1 से 2 दिन में भरने लगता है, तो अगर स्कर्वी का केस हम आ गया तो वो जो घाव होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से मुड़ने लगते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होने लगता है, मतलब सड़ने लगता है, बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब होता है, आपने देखा होगा किसी गर्दन पे एक बड़ा सा निकला होता है घेंघा, वो हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वोलन, मतलब बड़ा सा एक फुला हुआ कुछ निकला होता है, उसको बोलते हैं गोइटर। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, आयोडीन की कमी से बच्चों में दिमागी प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे कमज़ोर होंगे पढ़ाई में, कुछ उनका दिमाग काम नहीं करेगा। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, एनीमिया में वीकनेस होता है। तो ये है डिफिशियंसी डिजीज़। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का हमारे फूड में होना इतना इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, विटामिन्स में विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सभी का होना ज़रूरी है। फिर मिनरल्स, आयोडीन वगैरह, आयरन, ये सब होना ज़रूरी है। तो हमारे फूड में ये सब होना ज़रूरी है, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर की समरी दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। यहाँ पे एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, तो इसको आप लोग बना के हमको दिखाइएगा। आपका आज का वर्क है। आपका आज का क्या वर्क है? ये चैप्टर ख़त्म हुआ, आपका वर्क है कि ये एक्सरसाइजेज हमको कॉपी पे बना हुआ चाहिए, आप लोग भेजिएगा। अगर ना समझ में आया तो मैं तो बताऊँगा ही। ओके देन, गुड लक फॉर दिस चैप्टर। इससे क्वेश्चन अराइज होंगे, मैं पूछूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा और उसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। जब वो अपलोड करूंगा तब सेंड करूंगा, अभी नहीं। अभी का आपका वर्क है कि इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।